नमस्कार विद्यार्थियों, क्लास बीएससी थर्ड ईयर के इस लेक्चरर में गायत्री कॉलेज सांचौर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट बॉटनी से रिलेटेड एक टॉपिक। इससे पूर्व एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों के ध्यान में रखते हुए 3 वीडियोज़ इस चैनल पर अपलोड किए थे, जिनका आप अध्ययन कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। उसी संदर्भ में आज का जो टॉपिक लिया गया है वो है C4 साइकिल। एग्ज़ाम की दृष्टि से लिया गया है, इसलिए इसके शॉर्ट आंसर के रूप में हम उसको आज समझेंगे। विद्यार्थियों, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो हम शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस टॉपिक, जिसका नाम है C4 साइकिल। जैसा कि हम जानते हैं, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण होने से या उसका अपचयन होने से हेक्सो शर्करा का निर्माण होता है। इस दौरान निर्मित होने वाला प्रथम स्थायी उत्पाद 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड होता है। लेकिन कुछ पादप ऐसे भी होते हैं जिसमें प्रथम स्थायी उत्पाद के रूप में 3 कार्बन युक्त 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड नहीं होता है। इसके स्थान पर इन पौधों में कोई 4 कार्बन युक्त ऑक्सिलो एसिटिक एसिड बनता है। 4 कार्बन युक्त कार्बनिक अम्ल बनने के कारण इसे C4 नाम दिया गया है और इस C4 पाथ को, एक साइक्लिक प्रोसेस को C4 साइकिल नाम दिया गया है, क्योंकि इस साइकिल के दौरान बनने वाला प्रथम स्थायी उत्पाद 4 कार्बन युक्त ऑक्सिलो एसिटिक एसिड होता है और ये कार्बनिक अम्ल 2 कार्बोऑक्सिलिक ग्रुप युक्त होता है। इसीलिए इसे डाई कार्बोऑक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। इनके खोजकर्ताओं के सम्मान में इसे हेच व स्लेक शक्कर के नाम से जाना जाता है। तो ये हम इसे C4 साइकिल के रूप में या हेचन स्लेक साइकिल के रूप में जानते हैं, उसको पढ़ते हैं। सबसे पहले इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? तो C3 पादपों में कार्बन डाइऑक्साइड के स्थिरीकरण हेतु सबसे पहले जो एंजाइम काम आता है वो रूबिस्को होता है। रूबिस्को ऑक्सीजन की अधिकता में वो ऑक्सीजनेज के रूप में कार्य करके फोटो रेस्पिरेशन को प्रेरित करता है। फलस्वरूप सिंथेसिस के स्थान पर रेस्पिरेशन होने से ऊर्जा का निर्माण कम होता है, इसलिए पादपों में उत्पादकता कम हो जाती है। वैकल्पिक पथ के रूप में उसी कमी को पूरा करने के लिए C4 साइकिल पाया जाता है। सेकेंड नंबर, C4 साइकिल अधिकांश मरुस्थलीय पादपों में पाया जाता है। इस कारण, क्योंकि ये पादप मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, वाष्पोत्सर्जन उच्च ताप के कारण दिन में ज़्यादा होता है। उच्च वाष्पोत्सर्जन को रोकने के लिए दिन के अंदर रंध्र बंद होते हैं एवं रात्रि में खुलते हैं। तो यदि फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होगी। रंध्र बंद होने के कारण दिन में कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण रंध्र द्वारा नहीं होता, लेकिन फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक प्रकाश केवल और केवल दिन के अंतर्गत ही मिलता है। जब रंध्र रात्रि को खुलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण पादप करता है। कार्बन डाइऑक्साइड एक विषाक्त गैसीय पदार्थ होने के कारण
तो उसे कोशिकाओं में संग्रहित नहीं रखा जा सकता। इसीलिए इन पादपों में उस कार्बन डाइऑक्साइड को एक मध्यवर्ती यौगिक के रूप में बदल दिया जाता है, जिसे ऑक्जेलो एसिटिक एसिड कहते हैं। और दिन के अंदर वही ऑक्जेलो एसिटिक एसिड वापस अपघटित होकर कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है और कार्बन डाइऑक्साइड केल्विन चक्र के माध्यम से हेक्सो शर्करा का निर्माण करती है। तो इसी संदर्भ में हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसकी खोज। तो विद्यार्थियों, कॉर्सैक, हर्ट और बरर ने 1965 में पादपों में पाए जाने वाले स्थिरीकरण की प्रक्रिया को, जो कार्बन डाइऑक्साइड के अपक्षय से संबंधित थी, क्रिया को देखते हुए पाया गया कि इन पादपों में फास्फोग्लिसरिक एसिड के स्थान पर कोई 4 कार्बन युक्त मैलेट और एस्पार्टिक अम्ल बनता है। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन के दौरान प्रथम स्थायी उत्पाद 3 कार्बन युक्त फास्फोग्लिसरिक एसिड बनना था, लेकिन नहीं बनता। कार्बन के समस्थानिक कार्बन 14 युक्त कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से इन्होंने ये सिद्ध किया कि इस प्रक्रिया में 50% मैलेट और एस्पार्टिक एसिड बनता है, लेकिन केवल और केवल 10% ही पीजीए का निर्माण होता है। अर्थात इनमें केल्विन चक्र के अतिरिक्त कोई अन्य प्रकार की पाथवे पाया जाता है। इसी संदर्भ में एमडीएच एवं स्लैक ने 1966 में कार्य करते हुए ये बताया कि ये जो 4 कार्बन का यौगिक है वो मूल रूप से ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनता है, और इनसे पहले जिन्होंने मैलेट और एस्पार्टिक एसिड को सिद्ध किया था, लेकिन हेच और स्लैक ने यह बताया कि पहले कोई 4 कार्बन युक्त ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनता है, जो कि पुनः मैलेट और एस्पार्टिक एसिड के अंतर्गत कन्वर्ट होता है। सबसे ज़्यादा कार्य इन वैज्ञानिकों द्वारा किए जाने के कारण इनके सम्मान में ही इसे हेच व स्लैक साइकिल के नाम से जाना जाता है। जब हम इसकी प्रेजेंस की बात करें कि ये किन किन पादपों में पाया जाता है, तो लगभग 300 प्रकार के डाइकोट प्लांट के अंतर्गत इसको रिपोर्ट किया गया है। और इन डाइकोट प्लांट की या एंजियोस्पर्म की बात करें तो जिसमें से 900 स्पीसीज ऐसी है जिसमें C4 साइकिल पाया जाता है। लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि ये एंजियोस्पर्म के अलावा किसी अन्य पादप में नहीं पाया जाता। फॉर एग्जांपल सैकेरम ओपिसिनल है, जियामेज है, सोरेगम वल्गर है, साइप्रस फैमिली के मेंबर्स है, एमेरांथेंस के कुछ पादप, कंपोजिटी के और यूफोर्बिएसी कुल के कुछ पौधों के अंतर्गत इस प्रकार के साइक्लिक सिस्टम पाया जाता है। C4 पादपों की पर्ण की एक विशेष संरचना होती है और इसी संरचना के कारण इसके अंदर C4 साइकिल संभव हो पाता है, जिसे क्रेंज एनाटॉमी के नाम से जाना जाता है। क्रेंज एनाटॉमी एक जापानी भाषा का शब्द है और जिसका मतलब होता है मालाकार। अर्थात कोई मालाकार संरचना होती है जिसे क्रेंज कहते हैं। होता है क्या इसमें? मीजोफिल होता है वो अविभेदित होता है, लेकिन सेवन पुल के चारों तरफ, जाइलम और फ्लोएम के चारों तरफ पाए जाने वाली कोशिका समूह को, जिसको बंडल शीत कोशिका कहते हैं, उनका आकार सामान्य कोशिकाओं की तुलना में बड़ा होता है। ये एक परती अथवा 2 परतों से निर्मित हो सकती है। तो इन बंडल शीत कोशिकाओं का आकार बड़े होने के कारण इसकी संरचना माला के समान लगती है, इसीलिए इसको क्रेंज एनाटॉमी कहते हैं। पुलासक क्षेत्र में पाई जाने वाली कोशिका और मीजोफिल कोशिकाओं की कार्य की संरचना में बहुत बड़ा अंतर होता है। क्या अंतर होता है कि बंडल शीत कोशिकाएं मालाकार होती है, बड़े आकार की होती है, लेकिन इसमें ग्रेना नहीं पाए जाते हैं, हरित लवक बड़े आकार के होते हैं, जबकि मीजोफिल सेल्स में छोटे हरित लवक युक्त छोटे आकार के हरित लवक पाए जाते हैं जिसमें ग्रेना पाए जाते हैं। 2 प्रकार की कोशिकाओं में 2 अलग अलग प्रकार के, यानी एक ही पादप भाग की कोशिका में पाए जाने वाला हरित लवक जिनकी स्थिति अलग अलग है,
दो प्रकार के होने के कारण इस प्रकार के हरित लवक को द्विरूपी हरित लवक कहते हैं, या इस गुण को द्विरूपता कहते हैं। बंडल स्थित कोशिका के अंदर रूबिस्को एंजाइम प्रेजेंट होने के कारण केल्विन साइकिल प्रेरित होता है, जबकि मीजोफिल सेल्स के अंतर्गत पेप्को फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम उपस्थित होने के कारण C4 साइकिल का पहला स्टेप प्रारंभ होता है। हालांकि बंडल स्थित कोशिका में किसी भी प्रकार के ग्रेना नहीं पाए जाते, लेकिन बरमूडा नामक ग्रास के अंतर्गत ग्रेना उपस्थित होते हैं, तो ये इसका एक अपवादी संरचना होगी। ये डायग्राम क्रेन एनाटॉमी को प्रदर्शित करता है, जिसमें ये अपर एपिडर्मिस लिप की, लोअर एपिडर्मिस, ये मीजोफिल बंडल स्थित कोशिका जो दो लेवल में दिखाई जाती है, एंड वेस्कुलर बंडल। इस संरचना के कारण ही इस पादपों में विशेष प्रकार का साइकिल पाया जाता है, जिसको हम C4 साइकिल कहते हैं। ये प्रश्न कई बार शॉर्ट प्रश्न के रूप में पूछा जाता है कि क्रेंज एनाटॉमी क्या होती है। अब हम पढ़ते हैं C4 साइकिल की क्रियाविधि। तो विद्यार्थियों, दो प्रकार की कोशिका होती है इसमें, मीजोफिल सेल्स और बंडल सेल्स के अंदर ये प्रक्रिया पूर्ण होती है। मीजोफिल सेल में पाया जाने वाला पाइरुवेट एंजाइम होता है पाइरुवेट फॉस्फेट काइनेज। पाइरुवेट फॉस्फो काइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में पाइरुवेट के फॉस्फोरिलीकरण, और फॉस्फोरिलीकरण होगा एटीपी की सहायता से। एटीपी का एक अणु एक फॉस्फेट को डोनेट कर एडीपी में कन्वर्ट होता है और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनाता है। इसके फलस्वरूप पाइरुवेट फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में बदलता है। फॉस्फोइनोल पाइरुवेट सक्रिय स्ट्रक्चर में आ जाता है, और यही फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो रंध्र के माध्यम से पर्ण की कोशिका में प्रवेशित होती है। इस दौरान यहाँ पर एंजाइम प्रयुक्त होता है, वह है फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज। इस एंजाइम की प्रेजेंस में फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, ये 3 कार्बन का यौगिक है, एक कार्बन डाइऑक्साइड का मिल करके 4 कार्बन युक्त यौगिक का निर्माण होता है, जो कि एक कार्बोक्सिलिक एसिड का रूप है। उसको नाम देते हैं OAA, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड पुनः बदलता है डिहाइड्रोजन एंजाइम की उपस्थिति में मैलेट में। इस दौरान एक NADPH प्रयुक्त होकर के NADP में बदलता है और हाइड्रोजन को दाता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से, जिससे वो मैलेट में बदलता है। अब मैलेट मेसोफिल सेल से ट्रांसफर होता है बंडल स्थित कोशिका में। बंडल स्थित कोशिका में होने वाली ये क्रिया सामान्यतः दिन को संपन्न होती है, जबकि मेसोफिल सेल्स में होने वाली ये प्रक्रिया सामान्यतः रात्रि काल में होती है। मैलेट पुनः मेलिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में एंजाइम प्रयुक्त होगा यहाँ पर मेलिक डिहाइड्रोजनेज, हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा। जिस हाइड्रोजन जो बाहर निकलेगी उस हाइड्रोजन को ग्रहण करने का कार्य करेगा NADP और कन्वर्ट हो जाएगा NADPH में। इस दौरान एक कार्बन डाइऑक्साइड भी मुक्त होती है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड जो मुक्त हुई है केल्विन चक्र में परिवर्तित होती है
C3 साइकिल में जाएगी और यहाँ से हेक्सोज शर्करा में कन्वर्ट हो जाती है। हेक्सोज शर्करा का निर्माण होता है। C4 साइकिल में भी कार्बन डाइऑक्साइड केल्विन साइकिल के माध्यम से ही हेक्सोज शर्करा में बदलती है। मैलेट से डिहाइड्रोजनीकरण के पश्चात या विहाइड्रोजनीकरण के पश्चात और एक कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है तो ये खुद कन्वर्ट हो जाता है पाइरूवेट में। पाइरूवेट बंडलस्थित कोशिका से प्रवेशित होता है पुनः मेसोफिल सेल्स में और यही प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। इस प्रकार से रात्रि के दौरान जब इन पादपों में रंध्र खुले रहते हैं उस स्थिति में रंध्रों के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड मेसोफिल में प्रवेशित होती है और वहाँ पर वो एक कम हानिकारक यौगिक ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में बदलता है, जो दिन के समय मैलेट में परिवर्तित होकर के मैलेट के रूप में बंडलस्थित कोशिका में जाता है। वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करता है। मुक्त हुई कार्बन डाइऑक्साइड केल्विन चक्र के माध्यम से हेक्सोज शर्करा में परिवर्तित हो जाती है और एक उप उत्पाद के रूप में पाइरूवेट बदलता है। पाइरूवेट पुनः मेसोफिल कोशिका में प्रवेशित होता है, जहाँ पे फास्फोरिलीकरण के द्वारा वो PEP फास्फोइनोल पाइरूवेट में बदलता है और क्रिया को चलाता रहता है। PEP अर्थात फास्फोइनोल पाइरूवेट इस साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड ग्राही के रूप में कार्य करता है। विद्यार्थियों, मैलेट ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से मैलेट का निर्माण होना या एस्पार्टिक एसिड का निर्माण होना, तो यहाँ से किस उत्पाद का निर्माण हो रहा, इसके आधार पर ये 3 प्रकार के साइक्लिक सिस्टम पाए जाते हैं, जिनको विस्तार से हम एक अलग लेक्चर के अंतर्गत पढ़ेंगे। अब कि ऐसे क्या महत्व है C4 साइकिल का जो उसको C3 की तुलना में अधिक महत्वता प्रदान करता है। तो पहला कि C4 पादपों में C3 पादपों की तुलना में उत्पादकता अधिक होती है और उत्पादकता अधिक होने का कारण क्या है कि इसके अंदर फोटो रेस्पिरेशन की क्रिया नहीं पाई जाती है। दूसरा, ये मरुस्थलीय वातावरण में भी सामान्य पौधों की तरह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता रहता है, जिससे ये जीवित रहते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमने पढ़ा C4 साइकिल के बारे में। नमस्कार।